हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 7 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर और उस पर आधारित 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला समाचार है कि आरबीआई की नवीनतम मौद्रिक नीति वक्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। जैसा कि आपको जो है ज्ञात होगा, नहीं भी ज्ञात होगा तो जान लीजिए कि आरबीआई की जो है एक मौद्रिक पॉलिसी समिति बनी है, जो वैसे तो साल में उसे कम से कम 3 बैठक करनी होती है, लेकिन वो हर 2 महीने पे अपनी बैठक करती है और मौद्रिक नीति को लेकर, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को लेकर उसमें प्रमुख प्रावधान रहता है। तो उसने कुछ बातें कही है, वो महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर हम जीडीपी का समझे तो किसी भी देश की एक घरेलू सीमा में एक जो है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, तो जो अंतिम मूल्य है यानी कि जो मौद्रिक है मूल्य, वो उसकी स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में राजकोषीय पॉलिसी और मौद्रिक पॉलिसी दोनों बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसमें आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी कमेटी हर 2-2 महीने पर अपनी बात बताती रहती है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा मुद्दा है कि केंद्र सरकार ने एक विधेयक लाया है, भारतीय वायुयान विधेयक 2024। इस विधेयक के जरिए, जिसे संसद द्वारा इसे पास कर दिया गया है, लोकसभा में अगस्त में ही पास हो गया था, राज्यसभा ने भी ध्वनिमत से इसे कल क्या परसों 5 तारीख को पास कर दिया। और ऐसे में ये जो विधेयक है वो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का वो जगह लेगा, यानी 90 साल पुराने एक्ट का जगह लेगा, जिसमें 21 बार संशोधन हो चुका था। यानी उसमें संशोधन हो के वो बहुत ज्यादा हो गया था। अब एकदम नए तरीके से, नए जो है अप्रोच के साथ इसे लाया गया है। तो इसको समझेंगे। तीसरा मुद्दा है कि उड़ीसा की बीजू जनता दल जो है, जो काफी समय तक सत्ता में रही, लगभग 20-22 साल 23 साल सत्ता में रही, उसके द्वारा जो है पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना, जो आंध्र प्रदेश में एक बहुराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है, उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। और ऐसे में यह मुद्दा चर्चा में है और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, किस इससे जुड़ी हुई किन पहलुओं को लेकर बीजू जनता दल का विरोध है, और चूंकि यह बहुराज्यीय परियोजना है तो क्या और राज्यों को भी है कि केवल उड़ीसा के बीजू जनता दल को ही है। ठीक है। और इससे जुड़े हुए 5 प्रश्नों को भी हम देखेंगे। देखिए, ये भारतीय रिजर्व बैंक का फेमस टाइगर और उसका लोगो कल जो है 6 दिसंबर को आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी समिति, जिसकी मौद्रिक पॉलिसी समिति जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं, उसने अपना एक तरह से कहा जाए कि नवीनतम मौद्रिक पॉलिसी वक्तव्य दिया है दिसंबर माह का। और इसमें आरबीआई ने कुछ प्रमुख मुद्दे, कुछ प्रमुख बातें की है। देखिए, जिस समय ये मौद्रिक पॉलिसी समिति आ रही थी, एक तरफ तो मुद्रास्फीति की दर, खासतौर से जो है फूड इन्फ्लेशन काफी हाई है, रिकॉर्ड हाई है, और ये 14 महीने में सबसे ज्यादा था। पिछले महीने का आंकड़ा, पिछले महीने मतलब अक्टूबर का जो आंकड़ा हमारे पास आया था। दूसरी तरफ जो है पहली बार 22 महीनों में भारत की विकास दर, दूसरी तिमाही की विकास दर 5.4 गई है, जो इसके पहले 22 महीने पहले ये थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रही थी कि एक तरफ मुद्रास्फीति की भी स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ विकास के लिए विकास दर भी प्रभावित हो रही है, उसमें से कहीं ना कहीं मांग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे में आरबीआई को एक फाइन बैलेंस करना था, एक बैलेंसिंग एक्ट करना था कि वो मुद्रास्फीति को भी मैनेज करते हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल जरूर करे, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से सरकार के 2 मंत्री हैवी वेट, जो कि आर्थिक क्षेत्रों को देखते हैं, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री, उन दोनों ने आरबीआई से रेपो रेट को लेकर कुछ बात कही थी और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि रेपो रेट में ढील दिया जाए। हालांकि आरबीआई ने इस मौद्रिक पॉलिसी समिति में रेपो रेट को यथास्थिति रखा है और देखा जाए तो वो भी 22 महीने के आसपास जो है यथास्थिति वो बना हुआ है, वो 6.5% पर है। लेकिन आरबीआई ने एक ऐसा परिवर्तन किया है जो कहीं ना कहीं मांग को बढ़ा सकती है, यानी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ा सकती है। वो है अपने सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो में 0.5 या 50 बेसिस पॉइंट बीपीएस की जो है उसने कटौती की है, अब उसे 4% कर दिया है। सीआरआर वो होता है, वो प्रतिशत होता है बैंकों के जमा का, जिसे उन्हें आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है।
और इस 0.5% की कटौती से उम्मीद है कि बैंकिंग प्रणाली में या आर्थिक प्रणाली में 1.16 लाख करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन हो जाएगा, जिस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता था। तो निश्चित रूप से इससे कहीं ना कहीं बैंकों द्वारा ऋण देने में भी आसानी होगी और वो अपने ग्राहकों को भी कुछ सहूलियतें दे सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ आरबीआई ने इस अपने मौद्रिक पॉलिसी समिति में अपने जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट था, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3 मौद्रिक पॉलिसी समितियों में लगातार थोड़ा बहुत कम ज्यादा करते हुए 7.2% रखा था 24-25 के लिए, उसने कम करके 6.6% कर दिया है। और मुद्रास्फीति के लिए जो भी इस वर्ष के लिए 4.5% का उसने अनुमान लगाया था, उसे भी बढ़ा के 4.8% कर दिया है। और अपने मौद्रिक नीति का जो रुख है, जो पिछली बार भी उसने तटस्थ बना रखा था, इस बार भी तटस्थ बनाए रखा है। तो आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को डिटेल में। देखिए, निष्कर्ष अभी जैसे मैं बता रहा था कि वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के प्रयास में नगद आरक्षित अनुपात को 50 बीपीएस की कटौती करते हुए 4.5 से घटा के 4% पर कर दिया गया है। और अपने रेपो दर को, ये जो उनका प्रमुख नीति दर है रेपो दर आरआर, वो उसको यथास्थिति रखा है लगातार 22वें महीने में। सीआरआर वो होता है वो मात्रा होती है जिसको बैंकों के पास बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में जमा करना पड़ता है अपनी टोटल नेट डिमांड जमा और मांग का। रेपो रेट वो दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है। तो जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसको यथास्थिति रखा है, लेकिन जो बैंकों के लिए एक कह सकते हो कि बाध्यता है उनके यहाँ आरबीआई के पास जमा करने का, उसमें कटौती करके बैंकों के पास पैसा बढ़ा दिया है। तो ऐसे में एक तरफ उसने मुद्रास्फीति की स्थिति को भी संतुलित करने की कोशिश की है, दूसरी तरफ उसने जो है अपने विकास की जो चुनौती है उसके लिए भी लिक्विडिटी को बढ़ाने की बात इसमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ उसने एमपीसी ने जो मौद्रिक पॉलिसी समिति है, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान है उसको कम कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष के 3 मौद्रिक पॉलिसी समितियों में, जून में जो लाया गया था, सितंबर में जो था, या जो अक्टूबर में जो था, अगस्त में जो था, उन तीनों में जो है उसने अपने थोड़ा बहुत चेंज के बावजूद भी 7.2% रखा था, लेकिन अब उसे कम करके 6.6% कर दिया गया है। और मुद्रास्फीति को भी 4.5% से बढ़ा के 4.5% से बढ़ा के 4.8% कर दिया गया है। और साथ ही में अपनी मौद्रिक नीति का वक्तव्य जो है तटस्थ या न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल वो होता है कि आरबीआई अभी न लिक्विडिटी को न बढ़ावा देना चाहती है न घटाना चाहती है, वो उसने गाड़ी को छोड़ दिया है, जैसे जा रही है, जिस स्पीड में जा रही है उसको वैसे जाने देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये पहला ही मामला है कि आरबीआई ने बहुत समय बाद सीआरआर में परिवर्तन किया है। इसे आरबीआई का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इसमें आरबीआई का ये ब्रह्मास्त्र क्यों है? क्योंकि ये वो चीज होती है कि इसके जरिए आरबीआई पूरे मार्केट में जो लिक्विडिटी है ना, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हलचल पैदा कर सकती है। जैसे अगर ये सीआरआर को बढ़ाती है तो बैंकों को अपने जमा का काफी जितना हिस्सा बढ़ाएगा उसको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जिनको उनको कुछ ब्याज से नहीं मिलेगा। और अगर इसमें कम करता है तो बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिसका इस्तेमाल वो आसानी से ऋण देने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए सीआरआर क्या है? एक प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण है। कुछ लोग इसे आरबीआई का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र यानी जब कुछ न साथ दे, जब कोई अस्त्र शस्त्र फेल हो जाए मुद्रास्फीति को रोकने को लिए, तो आरबीआई अपने ब्रह्मास्त्र को चलाता है। हालांकि इसने अभी ब्रह्मास्त्र चलाया नहीं है, ब्रह्मास्त्र में इसने ढील दी है, यानी उसमें और ढील दी है। पहले जो है जमा राशि पर एक निश्चित प्रतिशत जो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता था, उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब ये शुद्ध मांग और समय देवताओं का, यानी जब कितनी बैंकों द्वारा जितना जमा लिया जाता है और टाइम पर जितना देना पड़ता है, उसका 4.5% अब तक निर्धारित था। अब आरबीआई उसे 4% कर दिया गया है। अब यानी 4% कर दिया, माने 100 रुपए की जमा राशि पर बैंकों को आरबीआई के पास अब 4 रुपए जमा करना पड़ेगा, जिस पर उनको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसकी उपयोगिता क्या होती है? जैसा कहना कि ये आरबीआई का ब्रह्मास्त्र है, तो ये सुनिश्चित करना होता है कि बैंक जमाकर्ताओं की मांग पूरा कर सके और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखा जा सके। यानी उतना कैश इनके आरबीआई के पास रहता है ताकि बैंकों को
अपना जिम्मेदारी वो पूरा करते रहे। साथ ही में इसको समायोजित करके आरबीआई बैंक उधार देने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। बढ़ा दे लिक्विडिटी को अपने पास रख लेती है, घटा दे लिक्विडिटी को बाहर छोड़ देती। जैसे सिर्फ 0.5% की इसमें कटौती करने से आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में, अर्थव्यवस्था में 1,16,000 करोड़ की लिक्विडिटी को उसने सिर्फ आधा पॉइंट कमी करके बढ़ा दिया है। इससे क्या होगा? इससे समय समय पर जो समायोजन करके रिजर्व बैंक बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुसार अपनी जो मौद्रिक पॉलिसी है उसको समायोजित करने में ये समझ हो जाता है, और ऐसे में ये भारत के मौद्रिक नीति के प्रबंधन के लिए एक आवश्यक उपकरण बन जाता है। हालांकि ये इससे बचने की सलाह या कम करने की सलाह देती है, क्योंकि बैंकों को इस पे कुछ मिलता नहीं है। ये सिर्फ आरबीआई के पास ये पड़ा रहता है सिक्योरिटी के रूप में बैंकों के जमा का। तो ये कहीं ना कहीं बैंक इसको लेकर अप्री मानते हैं, लेकिन उनकी लायबिलिटी जो बनती है उसको सुरक्षित रखने के लिए इसको किया जाता है। तो अभी आरबीआई ने इसमें कम किया है। तो कटौती क्यों की गई है? तो देखिए, सीआरआर में कटौती का निर्णय बैंकिंग प्रणाली में तरलता की तंगी और जीडीपी वृद्धि में जो गिरावट की संभावना उसको देखते हुए किया गया है, क्योंकि जुलाई सितंबर की तिमाही में 5.4% जो है धीमी हो गई है, जो 7 तिमाहियों का निचला स्तर है। यानी 21 महीने में यह सबसे कम इस बार का जो है आंकड़ा तिमाही का आया है। कितना? 5.4%। तो ये कहीं ना कहीं ये था कि जीडीपी की विकास दर उसमें जो देखा गया था कि कहीं ना कहीं मांग प्रभावित हो रही है, खासतौर से शहरी क्षेत्रों में निवेश भी प्रभावित हो रहा है। तो मांग प्रभावित होने के कारण मुद्रास्फीति भी है, और निवेश को जो प्रभावित होने का कारण है कि वो कहीं ना कहीं जो है ब्याज दर, या आप कह सकते हो बैंक जो है ब्याज दर महंगा है। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत कहते हैं कि सीआरआर में कटौती रिजर्व बैंक की अपनी नीतिगत स्थिति को बनाए रखते हुए, यानी रेपो रेट में कोई चेंज न करते हुए, आर्थिक विकास को समर्थन देने की प्रतिबद्धता का संकेत है कि वो अपनी मौद्रिक नीति की जो है उसको न्यूट्रल ही रखेगा, उसमें ढील नहीं देगा, यानी एक्सलेटर नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि अर्थव्यवस्था में विकास बढ़े। इसीलिए वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसे को छोड़ रहा है अपने सीआरआर के जरिए। देखिए, सीआरआर में 50 बीपीएस की कटौती के फैसले से बैंकिंग सिस्टम में 1,16,000 रुपए करोड़ की नकदी बढ़ जाएगी, जो अब तक रिजर्व बैंक के पास जमा थी और जिस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता था। ऐसे में इस बैंकों के पास संसाधन बढ़ेंगे उधार देने के लिए, और कुछ लोग को लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बैंक आगे भी पास आउट करेंगे। क्यों ऐसा बैंकों को, आरबीआई को करने? एक तो अर्थव्यवस्था में विकास दर में थोड़ी कमी आई है, विकास दर की ग्रोथ रेट थोड़ी कम हुई है। मंदी नहीं आई है, लोग उसे मंदी कहते हैं, मंदी नहीं है, हाँ कम विकास दर हो रही है। दूसरे क्या है कि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कई कारणों से कम हो चुकी है। पहला तो यह है कि आरबीआई द्वारा अपने रुपए को डॉलर के बनस्पति मजबूत बनाए रखने के लिए, असंतुलित रखने के लिए काफी डॉलर मार्केट में बेचा गया है, यानी उसके जरिए रुपए को वो खरीदा गया होगा, यानी रुपया मार्केट से जो है आरबीआई डॉलर डाल के रुपया नहीं उठा ली है। साथ ही साथ अभी जीएसटी का अग्रिम कर भुगतान करना है, फिर टीडीएस आएगा। तो इन सब चीजों से बैंकों के पास लिक्विडिटी या अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की क्रंच हो सकती है। इसलिए आरबीआई ने बैंकों के पास ये लिक्विडिटी डाल दिया है कि बैंक इसे आसानी से उनको ऋण देने में आसानी हो सके। ठीक है, और उम्मीद है कि इसे जो है उधारकर्ताओं तक इसे जो है बढ़ावा दिया जाएगा। अगला इसी पर मुद्दा है कि रेपो रेट को क्यों अपरिवर्तित किया गया है। सीआरआर को तो बढ़ाया गया है, लेकिन रेपो रेट को क्यों किया गया? देखिए, रेपो रेट को इसलिए किया गया है, इसमें जो फैसला रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का किया गया था, ये 4-2 का फैसला है। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 सदस्य बाहर के हैं, 3 बाहर के हैं, 3 के अंदर हैं। तो 4-2 से फैसला लिया गया है कि रेपो रेट को यथास्थिति रखा जाए, यानी कि पॉलिसी जो उनका स्टांस है उसे न्यूट्रल रखा जाए। उसके पीछे जो वजह बताई गई कि अभी मुद्रास्फीति जो है चिंता का विषय है, खास तौर से खाद्य मुद्रास्फीति। देखिए, ये कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव बना हुआ है, और चौथी तिमाही यानी दिसंबर के बाद से, यानी जनवरी से लेकर मार्च के बीच में स्थिति अच्छी या ठीक ठाक स्थिति में आ सकती है। उनका कहना है कि उच्च मुद्रास्फीति से उपभोक्ताओं के हाथों में डिस्पोजेबल आय कम हो सकती है, और मानना है कि केवल टिकाऊ मूल्य द्वारा ही हम उच्च विकास को मजबूत बना सकते हैं। इनका कहना है कि जो हमारी मुद्रा है
वो सस्टेनेबल रहे, वो मुद्रास्फीति सस्टेनेबल रहे, यानी लोगों के जेब पर बहुत ज्यादा प्रभाव न डाले, उसी के द्वारा हम आर्थिक विकास को मजबूत बना सकते हैं। अगर हम केवल मांग करने के लिए अर्थव्यवस्था में ढेर सारा पैसा डाल दे तो हो सकता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर चल जाए और जो हमें अर्थव्यवस्था में विकास दिखाई दे वो जो है अस्थिर दिखाई दे या वो सक्षम न दिखाई दे। इसीलिए मंत्रियों के बार बार कहने के बावजूद भी, देखिए सीतारमण ने भी कहा कि सस्ती बैंक ब्याज दर किया जाए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भी कहा कि जो होलसेल प्राइस खुदरा मुद्रास्फीति है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें फूड जो का कंपोनेंट है 46% फूड एंड बेवरेज का, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्या उसके जरिए जो है आप विकास को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आरबीआई के मौद्रिक पॉलिसी समिति ने अपने स्टांस को न्यूट्रल रखने की बात की है। अब देखिए गवर्नर शक्तिकांत जी जो है अपने दूसरे टर्म का उनका समाप्त होने वाला है, 3 साल वाला। आगे अब वो बनाए रखे जाते हैं या कोई दूसरा आता है, दूसरा गवर्नर आएगा, दूसरी बात होगी, दूसरी परिस्थितियां होगी तो क्या होगी, लेकिन अभी यही परिस्थिति बनी हुई है। जहां तक विकास पूर्वानुमान का है तो इसे घटाकर 7.2% को 6.6% कर दिया गया है। इनकी अपनी जून की मौद्रिक नीति, अगस्त की मौद्रिक नीति और अक्टूबर की मौद्रिक नीति में इन्होंने उसको थोड़ा बहुत ज्यादा करते करते 7.2% पे ही बरकरार रखा गया। इसके पीछे जो वजह है वो है कि दूसरी तिमाही का जो एनएसओ का आंकड़ा है वो कम वृद्धि दर दर्शा रहा है, 5.4% दर्शा रहा है, जो कि उसके पहले वाली तिमाही में 6.7% था। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को लगता है कि स्थिति जो है थोड़ी सी ऐसी है, इसलिए वो अपने विकास दर को 6.6% कर दिया। अभी भी ये उसी ब्रैकेट में है जो इकोनॉमिक सर्वे के लिए ने बताया था, 6.5 से 7% का, और लगभग सब इसी का कह रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ओईसीडी नामक एक संस्था है, संगठन है विकसित देशों का, उसने भारत के विकास दर को 6.6% से बढ़ा के 7% जो है 7% या 7.1% कर दिया है। बाकी सब लोगों ने थोड़ा बहुत कम ही किया है, लेकिन वही 6.5% के आसपास ही सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति 4.5% से बढ़ा के 4.8% कर दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 5.5% थी, अक्टूबर में 6.21% हो गई है, जो कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए गाइडेड जो निर्णय जो मैंडेटेड है आरबीआई एक्ट में संशोधन करके 4+-2 या 2 से 6 उसके ऊपर है। इसीलिए आरबीआई पर इतना अर्थव्यवस्था का विकास दर की चिंता और उसको ध्यान देते हुए उसने सीआरआर में कमी किया, लेकिन आरआर को मैनेज रखा, यानी मुद्रास्फीति को लेकर वो अपनी चिंता को उसने जाहिर किया। ठीक है, चलिए ये इस पूरे न्यूज से हुआ। अगला है, संसद में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। अगस्त 2024 में लोकसभा में यह विधेयक पारित हो चुका है और 5 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। यह विधेयक इसी नाम से ही है, भारतीय वायुयान विधेयक 2024। यह हिंदी इंग्लिश दोनों में इसी नाम से रहेगा। जैसे कि अभी हम तीनों क्रिमिनल कानून को देख रहे थे, इसको लेकर जो उड्डयन मंत्री का कहना है कि जो हिंदी में नाम रखना कहीं ना कहीं भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो कहीं ना कहीं हमारे संविधान से ही है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। इसमें जो है वायु परिवहन को सुगम और व्यवहार्य, यानी कि मतलब रीचेबल और अफोर्डेबल दोनों बनाने रखने को, और ऐसे में जो चुनौतियां उसको आ रही उसको दूर करने की कोशिश की गई है। और यह एक्ट भारतीय वायुयान एक्ट 1934, वो इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 उसका स्थान लेगा, क्योंकि उस एक्ट में अब तक 21 बार संशोधन किया जा चुका है, तो वो समय और परिस्थितियों के अनुसार जरूरत हो गई थी। तो आइए जरा से इसको हम जल्दी देख लेते हैं। देखिए, संसद ने 5 दिसंबर को भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित कर दिया और इसमें 90 साल पुराने 1934 के विमान अधिनियम की यह जगह ले लेता है। 9 अगस्त को लोकसभा में मंजूरी मिल गई थी और राज्यसभा ने भी ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया गया है। अब ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और उनसे साइन होने के साथ साथ ही यह अधिनियम के रूप में बदल जाएगा। इसका उद्देश्य जो है भारत में विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है, सुरक्षा उपायों को बढ़ाना है और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाना है। यानी जो हमारा विमानन सेक्टर है वह न केवल वो आधुनिक हो बल्कि सुरक्षित भी हो और अंतरराष्ट्रीय मानकों के भी अनुरूप हो जाए। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, पुराने विमानन अधिनियम 1934 को बदलना,
जिसमें 21 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला। दूसरा है विमानन में सुधार में सुरक्षा, विनियामक निरीक्षण और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है। तीसरा है विमान निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है और निवेश को भी प्रोत्साहित करना है, और साथ ही साथ नागरिक विमानन प्राधिकरणों के लिए शासन संरचनाओं को मजबूत बनाना है। यानी कि जो सिविल एविएशन है उसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको मजबूत बनाना है, ताकि इस तरह की जो सुरक्षा और संरक्षा वाले पहलू है उनको भी ध्यान में रखा जा सके। क्योंकि ज्यादातर जब निवेश निजी लोग आएंगे, निजी क्षेत्र काम करेगा, अब तो कोई सरकारी कंपनी रह नहीं गई है, तो ऐसे में रेगुलेटरी सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित या सुरक्षित किया जा सके। देखिए उसी से पहलू में क्या क्या है कि हवाई यात्रा में सुगमता और वहनीयता को बढ़ावा देना है। उड्डयन मंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने उड़ान योजना लाई थी, जिसके तहत 8 वर्षों में 2016 में यह शुरू किया गया था। 86 रीजनल हवाई अड्डों का संचालन करके 609 मार्गों पर सुगमता को सुधार किया गया है, यानी अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। अब यह है कि विमान यात्रा तो बहुत सारा हो गया, लेकिन वो अफोर्डेबल हो लोगों को, उसके लिए कदम करने के लिए किया पाए। इसमें देखिए क्या किया गया है, हवाई किराए की निगरानी की व्यवस्था। सरकार प्राइवेट या निजी विमान कंपनियां जो है यात्रियों का उत्पीड़न न कर सके, इसको लेकर सरकार हमेशा जो है कीमतों की निगरानी करती है, और इसीलिए इस बार कह रहे हैं कि पिछले दिवाली के मौसम की तुलना में इस बार टिकटों की कीमतों में 2 से लेकर 42% तक कमी आई है। साथ ही साथ संशोधित परिपत्र लाया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा 2010 में एक परिपत्र, एक जो है सर्कुलर लाया गया था, जिसमें यह किया गया था कि एयरलाइनों को 24 घंटे के भीतर कीमतों में बदलाव करने की अनुमति दे दी गई थी, यानी कीमतों में बदलाव 24 घंटे के अंदर वो कर सकती हैं। अब इसको चेंज करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि एयरलाइन अब 1 महीने पहले उनको अपना किराया विवरण, यानी 1 महीने पहले वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नियंत्रण रखेगा। साथ ही में जो किराया महंगा होता है उसमें एक बहुत बड़ा चीज होता है ईंधन मूल्य में कमी। ईंधन मूल्यों पर जो टैक्स लगता है, खासतौर से दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, तो इसमें यह है कि वहां पे जो विमानन ईंधन पे जो फ्यूल पे टैक्स लगता है उसको कम करने के लिए पहल हो रही है। और उड्डयन मंत्री ने सांसदों से कहा कि वो अपने अपने राज्यों में जहां पे बहुत ज्यादा है वो कोशिश करें कि ये कम हो सके, ताकि किराया जो है और अफोर्डेबल हो सके। देखिए विधेयक का नाम बदलने से सांस्कृतिक और राजनीतिक निहितार्थ आएगा, ये एक मुद्दा है, इसको बहुत बड़ी चीज नहीं है। हवाई यात्रा और डेटा की सुरक्षा को मजबूत करना। अभी देखिए कुछ महीने पहले इंडिगो में और बहुत सारे हॉक्स कॉल आए थे, बम है, ये सारी चीजें हैं, तो इसको देखते हुए सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही साथ डीजी यात्रा जैसे जो हमारे यहाँ पे पहल शुरू की गई है कि आप उसको डिजिटल तरीके से यात्रा आदि कर सकते हैं, उसमें यह ध्यान रखा गया है कि हमारे आधार जैसी जो व्यक्तिगत डेटा है उसको डिवाइस में संग्रहित न किया जाए और हवाई अड्डे में का उपयोग करने के बाद उसे नष्ट किया जा सकता है। तो यात्रियों की सुरक्षा और हमारे डेटा से जुड़ी जो सुरक्षा है, इन दोनों के पहलुओं को मजबूत करने के लिए इस विधेयक में प्रयास किया गया है। निवेश को प्रोत्साहित करने और एकाधिकार को कम करने की भी पहल इसमें की गई है, ताकि निजी निवेश को लाया जाए। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि एयर इंडिया और इंडिको द्वारा द्वैधता के मुद्दे उठाए गए, जिसके परिणाम से हवाई किराए में वृद्धि हुई है। साथ ही कुछ सांसदों ने हवाई अड्डों और वायु क्षेत्र में जो है बड़े बड़े घरानों जैसे अडानी, टाटा, इंडिको जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के आने की बात की है। तो इस विधेयक में इसको भी संरक्षित करने की कोशिश की गई है। जो याद होगा अभी मैंने जैसे बताया कि रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत करना है, तो वो रेगुलेटरी सिस्टम बनाया ही इसलिए जाता है कि निजी क्षेत्र द्वारा व्यापार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखा जाए और उपभोक्ता के हितों को संरक्षित किया जा सके। तो वो पहलू इसमें अपने आप शामिल हो गया है। भविष्य के संभावनाओं के लिए देखें तो देखिए 2024 का ये विधेयक है, भारत के विमानन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में आ रहा है। ये विनियामक ढांचों को आधुनिक बनाएगा, निवेश को बढ़ावा देकर। विधेयक का उद्देश्य विकास, पहुंच, सामर्थ्य और सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके रास्ते में जो चुनौती आएगी, उच्च हवाई किराया और बुनियादी ढांचे की समस्या, इनसे सरकार निपट रही है और उपभोक्ता को रक्षा करते हुए विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, आइए हम अगला जो हमारा न्यूज है वो है पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। ये गोदावरी नदी पर बना आंध्र प्रदेश में, वर्तमान आंध्र प्रदेश में एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कई राज्यों के साथ बनी हुई है। ये परियोजना जो है 1980 में वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी या आप कह सकते हो नदी जल विवाद प्राधिकरण द्वारा ये कहा गया कि पोलावरम में एक इसको बनाया जाए
पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के लिए। उसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो अब मध्य प्रदेश की जगह छत्तीसगढ़ हो गया है, तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और ये 3 की थी। अब तो आंध्र प्रदेश में वो तेलंगाना भी शामिल हो गया है। तो इनकी बहुउद्देशीय परियोजना थी और उसी के आधार पर इसे संचालित किया जाना था। 1980 के दशक के बाद से ही ये शुरू हो गई है। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन होता है तो उस एक्ट में ही ये बात कही गई थी कि पोलावरम जो परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, उसको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित कर दिया गया है, यानी उसको विकास करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो गई है। यानी प्राइमरी रूप से केंद्र सरकार ही उसके लिए उत्तरदायी है। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उड़ीसा की बीजू जनता दल पार्टी, जो काफी समय तक सत्ता में रही है, हालांकि अभी वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में वहां पे है, उसके लोगों द्वारा या उसके द्वारा जो है इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। और उनका कहना है कि जो वास्तविक प्रोजेक्ट डिजाइन था उसमें परिवर्तन करने के कारण उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के 162 गांव के डूबने का खतरा है और इसको लेकर वो मामला जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ये राजनीतिक स्टंट है, जो कि मेरा मानना है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में भी सब जुडाइस या उसमें न्याय निर्णय में अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। बीजू जनता दल ने आंध्र प्रदेश के पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के विकास के खिलाफ अपना विरोध फिर से शुरू कर दिया है। आरोप क्या है? इस परियोजना से उड़ीसा के मलकानगिरी में आदिवासियों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। यह आरोप लगाते हुए यह बात कही गई है। और हाल ही में 4 दिसंबर को बीजू जनता दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल से और केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर परियोजना के बैक वाटर पर नए सिरे से अध्ययन की मांग की है। देखिए, इनकी मांग क्या है, अभी मैं यही समझा देता हूं थोड़ा। जैसे यहाँ पे नदी बह रही है, यहाँ पे अगर बांध बनाया जाएगा तो पीछे पानी इकट्ठा होता है। अब इस बांध की जितनी ऊंचाई होगी, पानी उतना ज्यादा पीछे रुकेगा, तो उतना ज्यादा जलमग्न ये होगा। तो इनका कहना है कि इसमें जो परियोजना में चेंज कर दिया गया, जिससे बैक वाटर पे ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो उसको बदलने की बात की गई है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि ये स्टंट है, क्योंकि 75% काम इसमें हो चुका है। लेकिन फिर मेरा मानना है कि अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस तरह के शब्द, वो राजनीतिक दलों का आपस में काम है, वो एक दूसरे से कहें, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों या न्यायिक अधिकारियों या न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट वो कहीं ना कहीं उचित नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ये जो भी मांग उठा रहा राजनीतिक दल, वो अपने किसी न किसी कंस्टिट्यूएंसी को उसकी समस्याओं को ही उठा रहा है। कम हो ज्यादा हो, लेकिन है वो कहीं ना कहीं उसके समस्याओं से ही जुड़ी हुई, या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगता है कि ये मांग उसके द्वारा उठाया जाना चाहिए। तो ऐसे में राजनीतिक स्टंट कहना वो केवल अधिकारियों का काम होना चाहिए, वो केवल राजनेताओं का जवाब इस तरह दे, अधिकारी न दे तो बेहतर है। देखिए, यहाँ पे ये है पोलावरम जगह पे है, यहीं पे ये बनना है गोदावरी नदी पर। और यह आंध्र प्रदेश है, यहाँ से इधर जो है तेलंगाना है, तो ये आंध्र प्रदेश की सीमा में है, और यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ है, इधर वाला जो है हिस्सा। तो यहीं से कहीं से नदी आ रही है, तो इसको लग रहा है कि इधर मलकानगिरी वाला इलाका जो है डूब सकता है, यहाँ पे इसके बनने से, ऊंचाई बढ़ने से। तो इसके बारे में जरा देखें, तो देखिए, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना गोदावरी नदी पर एक अंतरराज्यीय परियोजना है, जिसकी परिकल्पना 1980 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के सिफारिशों के एक भाग के रूप में की गई थी। 2 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन्होंने ये तय किया था कि 150 फीट के पूर्ण जलाशय स्तर पर 36 लाख क्यूसेक की डिस्प्ले सरचार्ज क्षमता वाली परियोजना के निर्माण को मंजूरी देने के लिए यह समझौता किया गया था। 150 फीट की पूर्ण जलाशय उतना ऊंचाई रह सकती है और 36 लाख क्यूसेक की डिस्चार्ज क्षमता इसमें रहेगी। और इसमें जो कहा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 जो संसद द्वारा बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को जो बंटवारा करने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रूप में, उसमें इसे एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था और कहा गया था कि केंद्र सरकार परियोजना को निष्पादित करे।
पर्यावरण, वन, पुनर्वास और पुनर्वास मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक मंजूरी ये प्राप्त करे। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी हो गई है? केंद्र सरकार की हो गई है। 2016 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 2014 से शुरू होने वाली अवधि के लिए परियोजना के सिंचाई घटक की शेष लागत का 100% केंद्र सरकार उठाएगी। तो कहीं ना कहीं अब इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आ गई है। और अगर देखा जाए तो बीजेडी ने पोलावरम परियोजना को लेकर क्या चिंता जताई है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना का जो बाढ़ निर्वहन क्षमता है वो मूल डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जैसे पहले ये था कि 150 फीट 36 लाख क्यूसेक, अब ये कह रहे हैं कि ये 50 लाख क्यूसेक हो गई है। इससे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पीछे के जो राज्य है जहां से नदी आ रही है गोदावरी, वहां पे बैक वाटर प्रभाव का पर्याप्त विचार किए बिना ऐसा किया गया है। और जिसके कारण मलकानगिरी जिले में आबादी, जिसमें ज्यादातर जो है वहां पे ज्यादातर वो काफी गरीब इलाका है और आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पे इनको काफी लोग अपने घर खो सकते हैं। लगभग 162 गांव जलमग्न हो सकते हैं, ऐसा बीजू जनता दल का कहना है। और ये हवाला भी दे रहा कई सारा अध्ययन का कि देखिए 2009 में आंध्र प्रदेश द्वारा एक अध्ययन किया गया था और कहा था कि अगर 50 लाख क्यूसेक बाढ़ के पानी को इकट्ठा करेंगे तो उड़ीसा में 216 फीट तक जो है जलमग्न हो सकता है, जबकि पहले तय है 150 फीट। वहीं आईआईटी रुड़की की भी 2019 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 58 लाख क्यूसेक अगर बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाता है तो 232 फीट तक जलमग्नता हो सकती है। तो ये इनके कुछ आरोप हैं जिसको सरकारियों का कहना है, जिसका मेरा मानना है कि उस तरह का जवाब नहीं देना है कि वो राजनीतिक स्टैंड है, क्योंकि इनका कहना है कि 75 सरकारी अधिकारियों का कहना है कि 75% तक मामला हो चुका है। अन्य राज्यों ने भी इस परियोजना के खिलाफ चिंता जताई है। जैसे ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़ ने 2011 में और तेलंगाना ने 2019 में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जगह छत्तीसगढ़ हो गया है, और तेलंगाना भी 2019 में इस परियोजना को दी गई मंजूरी और उसके राज्यों के प्रभाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो जब छत्तीसगढ़ ने 2011 में अपील की थी, उसी दौरान 11 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने पोलावरम बांध का निरीक्षण करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सीडब्ल्यूसी या सेंट्रल वाटर कमीशन के पूर्व सदस्य एम गोपाल कृष्णन और सीडब्ल्यूसी के अन्य सदस्यों को नामित किया था कि वो बांध का निर्माण देखें कि वो गोदावरी जो वाटर ट्रीटी है उसके ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार हो रहा है या नहीं, जो 80 का जो दोनों लोगों में समझौता हुआ था। फिर फील्ड विजिट के बाद जून 2011 में 2 रिपोर्ट इन लोगों ने दिया था और दोनों रिपोर्ट में यह निकाला गया कि पोलावरम परियोजना की योजना और समिति निर्माण गतिविधियां स्वीकृत परियोजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप थी। इसके बाद दोनों मामले को क्लब करके मामला सब जुडाइज है तब से, और इसमें अभी कोई मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं बढ़ा है। तो ये इसको लेकर है। अब आइए जरा सा इनसे जुड़े जो हमने अभी न्यूज देखा उनसे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। चर्चा में रहे नकद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में रखना होता है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा ही है। दूसरा है सीआरआर में समय समय पर समायोजन रिजर्व बैंक को बदलती आर्थिक स्थितियों के प्रति गतिशील रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय वायुयान विधेयक 2024, ये विधायक नहीं विधेयक है, 2024 के प्रमुख उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? पुराने विमान अधिनियम 1954 को बदलना, ये विमान अधिनियम 1954 नहीं है, 1934 है, यानी पहला गलत है। विमानन में सुरक्षा, विनियामक निरीक्षण और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाना, ये सही है। नागरिक विमानन प्राधिकरणों के लिए शासन संरचनाओं को शिथिल बनाना नहीं है, मजबूत करना है, ताकि जो है जो मोनोपोलिस्टिक अप्रोच हो रहा है उसको रोका जा सके निजी क्षेत्रों द्वारा। तो इसमें जो है आंसर इसका बी होगा। तीसरा प्रश्न है, आरबीआई की नवीनतम मौद्रिक नीति के तहत प्रमुख नीतिगत दर रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो अभी आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है उसके पीछे क्या कारण है? वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव बना रहने की संभावना है। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो इसको नहीं इतना प्रेशर होने के बावजूद भी मौद्रिक पॉलिसी समिति ने इसे मेंटेन रखा। दूसरा क्या है, एमपीसी का मानना है कि केवल टिकाऊ मूल्य स्थिरता के साथ उच्च विकास के लिए मजबूत आधार सुरक्षित किया जा सकता है। हाँ, ये जो बनाए रखने का जो कारण दिया गया वही कि जब तक मुद्रास्फीति या मूल्य स्थिर नहीं रहेगा, टिकाऊ नहीं रहेगा, तब तक हम मजबूत विकास दर या स्ट्रांग जो है बेस नहीं तैयार कर पाएंगे आर्थिक विकास का।
इसलिए दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। चौथा है, हाल ही में चर्चा में रहे पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1980 में किस नदी प्राधिकरण की सिफारिशों के एक भाग के रूप में की गई थी? गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण उसी नदी पर है, बाकी के सब ऐसे रखे हुए हैं, हालांकि सभी नदी न्यायाधिकरण हैं। पांचवा है, चर्चा में रहे पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बहुउद्देशीय परियोजना महानदी पर एक अंतर्राज्यीय परियोजना है, नहीं, ये गोदावरी नदी पर है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 में इस परियोजना को केवल आंध्र प्रदेश की राज्य परियोजना घोषित किया गया, नहीं, ऐसा नहीं है, इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित कर दिया, यह अभी भी बहुराज्यीय परियोजना ही है। ऐसे में ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और इस तरह से इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।